फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और इस चैप्टर का ये क्लास 4th है और होप कि ये लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। तो हमें शुरू कहाँ से करना है? शुरू करना है हम लोगों को फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब ये कि होता क्या है कि कंपनी जो भी पैसा लगाती है, जो पैसा वो अपने फिक्स्ड एसेट के लिए लगाती है उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलेंगे, और जो करेंट एसेट के लिए लगाएगी वो वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं हम। ठीक, meaning every company needs funds to finance its asset and activity. Investment is required to be made in fixed asset and current asset. यानी दोनों ही चीज, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो और चाहे वो करेंट एसेट हो, उसमें पैसा कंपनी को लगाना पड़ता है। Fixed assets are those which remain in the business for more than 1 year, usually for much longer. Example, plant and machinery, furniture and fixtures, and land and building. Fixed asset क्या होता है? आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या वो एसेट जो कि कंपनी मोर देन 1 ईयर या तो मोर देन 1 ईयर यूज करेगी। एग्जाम्पल हो गया प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, ये सब। Decision to invest in fixed asset must be taken very carefully as the investment is usually quite large. Such decision must be taken irrevocable except at a huge cost. Such decision are called as capital busting decision, जो पिछले क्लास में हमने देखा था। यानी कि फिक्स्ड एसेट पे जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व करता है, क्वाइट लार्ज, और इरेवोकेबल होता है। यानी कि एक बार हो गया तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट है तो उस पर रिवर्स भी नहीं हो सकता, और रिवर्स होना भी है तो बहुत सारा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी अगर कोई फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट करना है उसको, तो फिर उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ऑन द कंट्रारी, करेंट एसेट आर दोज एसेट which in the normal routine of the business get converted into cash or cash equivalent within 1 year. Example, inventories, debtors and bills receivable. यानी करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो कि कंपनी उसको कैश में विदिन 1 ईयर कन्वर्ट कर लेती है। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मैनेजमेंट। फिक्स्ड कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो कि कंपनी कहाँ लगा रही है? अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। मैनेजमेंट ऑफ, ये आप याद कर लेना। फिक्स्ड कैपिटल क्या हो गया? इट रिफर्स टू दैट इन्वेस्टमेंट व्हिच द कंपनी इज गोइंग टू मेक इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल involves allocation of funds capital different project or asset with long term implication for the business. ठीक है, this decision are called investment decision and capital busting decision. जो फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिसीजन लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। ठीक है, एंड अफेक्ट द ग्रोथ। ये क्या क्या अफेक्ट करते हैं? पिछले क्लास में वो सब हो गया है। ठीक है, ऐसा समझिए रिपीट हो रहा है। ठीक है, पॉइंट इनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस वही होना है, बस टॉपिक का नाम बस चेंज कर दे रहा है। दिस लॉन्ग टर्म यानी कि जो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है उससे क्या बढ़ता है? कंपनी को ग्रोथ आता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, और बिजनेस कितना रिस्क उसका ज़्यादा है कम है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, दिस लॉन्ग टर्म एसेट्स लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। ये सब कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट है तो मोर देन 1 ईयर यूज करेगी। इट मस्ट बी फाइनेंस थ्रू अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल सच एज इक्विटी और प्रेफर्ड। मैंने पिछले क्लास में भी आपसे बात किया था कि देखिए, जो फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगेगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए होगा, यानी एक बार वहां पे पैसा कमिट हो गया तो वहां से पैसा आने में टाइम लग जाएगा। तो कंपनी को यही कोशिश करना चाहिए कि जो पैसा वो फिक्स्ड कैपिटल में लगा रहे हैं उसका सोर्स, यानी वो पैसा कहां से आए? वहीं से आए जहां पे पैसा देना लेट देना है। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म अगर एसेट्स में पैसा लगाना तो लॉन्ग टर्म सोर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्विटी एंड प्रेफरेंस है, जिनको कि पैसा वापस करना ही नहीं होता है। ठीक है, और करना भी है, फॉर एग्जांपल डिवेंचर और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है जो कि बहुत टाइम बाद यानी 5-10 साल बाद ही। नॉर्मली डिवेंचर क्या 5 साल का इशू होता होगा, तो और जो हम फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाने वाले हैं वो भी 5 साल 10 साल के आसपास ही होता है। तो कंपनी को कोशिश यही करना चाहिए कि जो पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है उसको वो लॉन्ग टर्म से ही फाइनेंस भी करे। फिक्स्ड एसेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म। और भूल के भी कंपनी को क्या नहीं करना चाहिए?
जो फिक्स्ड एसेट में पैसा लगा है वो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपनी को कोई बड़ा मशीन खरीदना है, मान लीजिए 10 करोड़, और उसने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया 2 साल का। अब कंपनी अगर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है तो मशीनरी में, तो हो सकता है 10 साल का 20 साल का हो, लेकिन जो उससे पैसा देना है वापस उसको 2 ही साल में दे देना। तो अगर कंपनी को पता है कि कहीं यहाँ से नहीं कहीं और से आ जाएगा, तब तो ये डिसीजन ठीक होगा। वैसे कंपनी को अगर उसी फिक्स्ड एसेट पर डिपेंड रहना है, ठीक है, तब वहां पे कंपनी को दिक्कत आ जाएगा। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन दीज एसेट्स वुड आल्सो इंक्लूड एक्सपेंडिचर और एक्विजिशन, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन एंड देयर रिप्लेसमेंट। फिक्स कंपनी ने अगर कोई किसी कंपनी को एक्वायर किया, अपने आप को एक्सपेंड किया, अपने आप को मॉडर्नाइज यानी टेक्निकली साउंड किया, या कोई और भी रिप्लेसमेंट किया, तो ये सब पे भी जो खर्चा होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये भी फिक्स्ड एसेट डिसीजन में ही, फिक्स कैपिटल डिसीजन में ही आएगा। ठीक, दिस डिसीजन इंक्लूड परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन और इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मेजर एक्सपेंडिचर सच एज दोज ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम हैविंग लॉन्ग टर्म implication for the firm are also example of capital busting decision। यानी जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट इंकर होगा, और कंपनी एक बार जब अगर ह्यूज कैपिटल में एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि उसका बेनिफिट उसको आगे आने वाले 5-10 साल में मिलेगा। तो ये भी एक फिक्स्ड कैपिटल ही डिसीजन हुआ। अगर कंपनी ने कोई नया डेवलपिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो उसका भी बेनिफिट कंपनी को आगे आने वाले ईयर्स में होगा। तो ये सब किस चीज का पार्ट है, लॉन्ग टर्म वाले का पार्ट है। द मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब आपको आता होगा, देखिएगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि ये ओवरऑल कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करता है। दिस डिसीजन हैविंग बेयरिंग ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ, द फंड्स इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट्स आर लाइकली टू यील्ड रिटर्न इन द फ्यूचर। देखिए, कोई भी कंपनी आती है तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो आती नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं क्या एम होता है कि वो टिके रहे, मार्केट में सरवाइव कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके ही वो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकती है। दिस विल अफेक्ट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। दूसरा पॉइंट हेडिंग याद कर लीजिएगा, अंदर का खुद ही बना के लिख लेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, इसमें क्या अमाउंट इन्वॉल्व होता है, पिछले क्लास में भी ये बात हुआ था कि इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ज्यादा अमाउंट होने की वजह से इसको बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। ठीक है, अगला है हमारा रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क ज्यादा क्यों है, क्योंकि ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है इसमें, इसीलिए रिस्क ज्यादा है। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट, इट अफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ द फर्म as a whole in long term. Therefore, investment decision involving fixed capital influences the overall business risk complexions of the firm. Irreversible decision, यानी एक बार हो गया तो हो गया, रिवर्स नहीं कर सकते हैं डिसीजन। These decision once taken are not reversible without incurring heavy losses. अगर रिवर्स करेंगे भी तो कंपनी को क्या होगा, हेवी लॉस इंकर करना पड़ेगा। Abandoning a project after heavy investment is made is quite costly in terms of waste of funds waste हो जाएगा। Therefore, this decision should be taken only after carefully evaluating each details or else the adverse financial consequences may be very heavy। Since कि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व ज्यादा होता है, अगर कंपनी मान लीजिए इन्वेस्ट करके अगर बैकअप करना चाहे, यानी बैकफुट पे आना चाहे, तो वो बहुत रेयर चांस है कि कंपनी उसके बाद अपने आप को स्टेबल कर पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होता है एज कंपेयर टू नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल का जरूरत कंपनी को क्यों पड़ता है। नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि क्यों नहीं, मतलब किस कंपनी में फिक्स कैपिटल ज्यादा होगा, किस कंपनी में कम होगा। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मान लीजिए जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको मशीन ज्यादा खरीदना पड़ता होगा, फैक्ट्री रखना पड़ता होगा, तो यानी और एज कंपेयर टू वो कंपनी जो केवल ट्रेडिंग करती है, यानी दूसरे से परचेज करके और फिर सेल करती है। तो जो ट्रेडिंग कंपनी होती है उसमें कोई भी फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट बहुत रेयरली ही करना पड़ता है। तो अगर कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग है तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, फिर कम। द टाइप ऑफ बिजनेस हैज अ बियरिंग अपॉन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, a trading concern needs lower investment in fixed asset compared with the manufacturing organization since it doesn't require to purchase plant and machinery etc। यही बात बोला था मैंने। स्केल ऑफ ऑपरेशन, आगे मैं
आगे वाला बस रीडिंग डाल दूंगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन कहने का मतलब कि कंपनी किस लेवल पे काम करे, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे, मीडियम स्केल पे या स्मॉल स्केल पे। तो जितना ज्यादा स्केल होगा उतना ही ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट अ हायर स्केल नीड्स बिगर प्लांट, मोर स्पेसेस, etc, and therefore requires higher investment in fixed asset when compared with the small organizations. थर्ड पॉइंट है चॉइस ऑफ टेक्निक। दो टेक्निक होता है मेनली, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव फोकस करिए तो वहां पे कम मशीनरीज के साथ भी वो काम कर सकती है यानी, और अगर कैपिटल इंटेंसिव है यानी जहां कंपनी ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी पे डिपेंडेंट है तो उस केस में भी कंपनी का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर कैपिटल इंटेंसिव whereas other are labor intensive. और कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी as it relies less on manual labor. यही बात हमने बोला था, the requirement of fixed capital for such organization would be higher. Labor intensive organization on the other hand require less investment in fixed assets. ठीक है, hence their fixed capital requirement is lower. बात हो गया था हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर कंपनी को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करना है अपने आप को तो उस केस में कि कंपनी को फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। इन सर्टेन इंडस्ट्री एसेट्स बिकम ऑब्सोलीट सूनर, यानी कुछ इंडस्ट्री होती हैं जिनको कि एसेट बहुत जल्दी ही पुराना हो जाता है। यानी अगर कोई कंप्यूटर, कोई अगर सॉफ्ट, एक सेकेंड, इन सर्टेन इंडस्ट्री एसेट्स बिकम ऑब्सोलीट सूनर, consequently their replacement becomes due faster. Higher investment in fixed asset may therefore be required in such case. For example, computer become obsolete faster and are replaced much sooner than say furniture. ठीक है, thus अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें ज्यादा कंप्यूटर यूज हो रहा है तो उसमें ज्यादा जल्दी अपग्रेडेशन चाहिए, तो यानी फिक्स्ड कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ता रहेगा रेगुलरली। ठीक है, thus such organization which use assets which are prone to obsolescence, यानी वो एसेट्स, मान लो एक कंपनी है जो वो एसेट यूज कर रही है जो ज्यादा जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है। अगर ऑब्सोलीट ज्यादा जल्दी होगा तो चेंज ज्यादा करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा तो ह्यूज फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंपनी को अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है तो फिर उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा फिक्स कैपिटल में। ठीक है, यानी कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए फिर उसको करना पड़ेगा। Higher growth of an organization generally requires higher investment in fixed assets. Even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet the anticipated higher demand quicker. This entails larger investment in fixed assets and consequently larger fixed कैपिटल। ठीक है, यानी कंपनी को अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है तो उसको नया बिजनेस खोलने के लिए फिक्स एसेट खरीदना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिक्स कैपिटल बढ़ जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगी, यानी कुछ प्रोडक्ट बनाती थी, कुछ और भी प्रोडक्ट बनाने का सोचे। अगर डाइवर्सिफिकेशन करेगी तो मशीनरी और फिक्स एसेट खरीदना पड़ेगा, तो इन सच सिचुएशन कंपनी विल रिक्वायर फिक्स कैपिटल। अगर मेरा स्पीड ज्यादा लग रहा है तो प्लीज आप स्पीड उस वहां से 0.75 पे कर लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक, ये वैसे भी इजी पॉइंट्स है, हर एक में आप बस पॉइंट हेडिंग याद कर लीजिएगा, अंदर का खुद भी लिख सकते हैं। अ फर्म मे चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन फॉर वेरियस रीजन with diversification fixed capital requirement increases. For example, a textile company is diversifying and starting a cement manufacturing. अगर कोई कंपनी थी जो टेक्सटाइल में थी, अब वो सीमेंट भी बनाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है सीमेंट बनाने के लिए उसको फिक्स्ड एसेट चाहिए और फिक्स्ड एसेट के लिए फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगला है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। Financing alternative. A developed financial market may provide leasing facility as a alternative to outright purchases. होता क्या ना, लीज पे सामान मिल जाता है, यानी कहीं कहीं क्या होता है कि कंपनी को मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए तो उसको खुद नहीं खरीदना पड़ेगा, कहीं और से लीज का मतलब समझिए रेंट्स पे लेके, और उसको 10 साल 20 साल यूज करेगी और फिर अगर वापस देना तो वापस दे देगी। यानी कि इस केस में कंपनी को वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, रेगुलरली रेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आजकल एक को नया, क्या उसका नाम है, मुझे नाम नहीं आ रहा यार, वेबसाइट है फरलैंसो या ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या करता है, अगर किसी को फ्रिज खरीदना नहीं है, उनसे रेंट पे लेना, तो वो रेंट पे दे देते हैं। ठीक है, या वॉशिंग मशीन रेंट पे लेना, फर्नीचर रेंट पे लेना, तो वो सब वो लोग देते हैं। तो वो फाइनेंसिंग अवेलेबल है, यानी कि एक बार में इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, रेगुलरली आप रेंट देते रहें।
तो अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे कि आपको लीज पे रेंट पे मिल जाएगा, तो फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है, rather than buying the plant and machinery you can also opt for rent, taking it on rent. ठीक. A developed financial market may provide leasing facility as an alternative to outright purchase. When an asset is taken on lease, the firm pays lease renter and uses it. By doing so, it avoids huge sum required to purchase. इससे क्या होगा कि कंपनी को huge sum जो at the time of purchase डालना पड़ेगा वो नहीं होगा, और रेगुलरली थोड़ा थोड़ा रेंट हर साल इंकर करना पड़ेगा. अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी दस मे रिड्यूस द फंड्स रिक्वायरमेंट. अगर फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव है तो पैसा फिर कम लगेगा, क्योंकि फिर तो रेंट से ही काम चल जाएगा. Availability of leasing facility thus may reduce the funds required to be invested in fixed capital, thereby reducing the fixed capital requirements. Such a strategy is especially suitable in high risk line of business. अगर बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, कि रिस्क ज्यादा यानी ये पता ही नहीं कि बिजनेस टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, तो उस केस में कंपनी फिक्स्ड एसेट नहीं परचेज करती है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है. यानी पता चले कि कुल 1-2 साल में कंपनी को बंद करना पड़ जाएगा, फिर वो एसेट उसके लिए बेकार हो जाएगा. तो इसीलिए उस केस में कि कंपनी वो एसेट रेंट पे ले लेती है. ठीक है, रेंट पे तो सीधे अगर यूज होगा तो फिर रेंट देना, नहीं यूज तो रेंट नहीं देना. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अगर हाई है तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा. इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल क्या होता है, जैसे आज के डेट में अगर एटीएम्स बोला जाए, जो बैंक का एटीएम होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है और मुझे पैसा निकालना है, तो मैं किसी भी बैंक के एटीएम में जाके पैसा निकाल सकता हूँ. यानी कि लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्यादा है. अगर नहीं होता तो क्या करना पड़ता, हर एक बैंक को हर एरिया में अपना अपना एटीएम डालना पड़ता, तो उनका कॉस्ट, फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट ज्यादा हो जाता. एट टाइम्स सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर, अच्छा वही एग्जांपल यहाँ पे भी एटीएम वाला. एट टाइम्स सर्टेन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शेयर ईच अदर्स फैसिलिटी. फॉर एग्जांपल, अ बैंक मे यूज अनदर्स एटीएम और some of them may jointly establish a particular facility. This is feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of the facility. Such collaboration reduces the level of investment in fixed asset for each one of the participating organizations. अब अगला बात करते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल वो जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड जो खर्चा होता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इन्वेस्ट इन करेंट एसेट. अगर मान लीजिए मैंने एक फिक्स्ड एसेट परचेज कर लिया, तो फिक्स्ड एसेट का काम ही क्या है, अगर डे टू डे उसको उस पे काम करके उससे प्रोडक्शन न लिया जाए तो ठीक है, तो उसको करने के लिए, यानी फिक्स्ड एसेट को एक्चुअल में प्लेस करने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए मुझे डे टू डे ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसमें भी छोटा छोटा खर्च होगा. दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट स्मूथ, ये क्या होता है, स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस में हेल्प करता है. ठीक है, फिर करेंट एसेट आर यूजुअली मोर लिक्विड देन बट कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट देन फिक्स्ड कैपिटल. देखिए, जो करेंट एसेट होता है उसका क्या है, सिंपल सा, कि ज्यादा लिक्विड है, यानी कि ज्यादा कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ कैश, ज्यादा इजीली कन्वर्ट हो सकता है. मान लीजिए कंपनी ने मशीनरी परचेज किया, उस मशीनरी को कैश में कन्वर्ट करने के लिए उसको सालों लग जाएंगे, लेकिन कंपनी के पास अगर कोई अपना डिबेंचर है तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में विद इन 1 ईयर ही हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ करेंट एसेट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी आर एज अंडर. याद कर लीजिएगा कि कौन से करेंट एसेट, ये सारे हमारे क्या है, ये सारा है हमारा करेंट एसेट. तो करेंट एसेट इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहने का मतलब कौन कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पहला नंबर आता है कैश, जो कि खुद ही कैश में है, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा. मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी कहने का मतलब वो शेयर्स, वो सिक्योरिटी जो इजीली मार्केट हो जाए, यानी इजीली सेल हो जाए. फिर है बिल्स रिसीवेबल डेटर, फिर है फिक्स्ड गुड इन्वेंट्री में, फिर WIP यानी अभी ये बन रहा है गुड्स, और ये रॉ मटेरियल है उसको, और सबसे लास्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस. ये याद कर लीजिएगा, अच्छा है पॉइंट ये. ठीक है, These assets are noted earlier, ठीक है, are expected to get converted into cash और cash equivalent within a period of. ये वो एसेट है, करंट एसेट है, इसलिए ये कन्वर्ट कितना विद इन 1 ईयर में कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस. ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी. याद करिए आप, फिक्स कैपिटल क्या प्रोवाइड करता है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमको. ठीक है, रिस्क ऑल्टर करता है. ठीक है, मैंने वो
हाईलाइट भी किया था, क्या क्या करता है, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क पे इफेक्ट डालता है कैपिटल, फिक्स कैपिटल वाला डिसीजन। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल वाला होता है वो मेरे किस चीज को इफेक्ट करता है, लिक्विडिटी, यानी कंपनी के पास कितना पैसा कैश में है, वो ये वाला पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक। वो कैसे डिसाइड होगा, करंट वर्किंग कैपिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग। एन एसेट इज मोर लिक्विड if it can be converted into cash quicker and without reduction in the value। मोर लिक्विड कौन सा होगा, जो कि सबसे पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए और जिसमें वैल्यू में डिक्रीमेंट का चांस कम। वैल्यू में डिक्रीमेंट कहने का मतलब ये कि वो कन्वर्ट तो हो जा रहा है लेकिन पता चल रहा है कि 100 रुपए के बदले 1 ही रुपया मिल रहा है क्योंकि आप जल्दी कन्वर्ट करा रहे हैं। तो दोनों फैक्टर इफेक्ट करेगा, पहला तो कन्वर्ट कौन सा जल्दी हो रहा है और दूसरा कहीं कन्वर्जन के साथ उसके वैल्यू में तो रिडक्शन नहीं हो रहा। Insufficient investment in current asset may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation। अगर मान लीजिए कंपनी के पास कैश नहीं है तो अल्टीमेटली कहाँ इफेक्ट डालेगा ये कि कंपनी को पेमेंट करना है और नहीं किया उसने, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, याद करिए, फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं, यानी टाइमली पेमेंट नहीं करना। However, this assets provide little और लो रिटर्न, लेकिन इन एसेट्स पे सिंस की लेस देन 1 ईयर है उस पर रिटर्न हमारा एम ही नहीं होता, सीधा सीधा एम है क्या, लिक्विडिटी, ठीक है। रिटर्न एम कहाँ होता है हमारा, फिक्स्ड कैपिटल वाले सिचुएशन। However, these assets provide little और low return, hence a balance need to be struck between liquidity and profitability। Current liability are those payment obligation which are due for payment within 1 year। Current liability क्या होता है, जिनको पैसा मुझे वापस देना है, कितना, within 1 year, such as bills payable, creditor, outstanding expenses and advance received from the debtor। इनमें पैसा वापस या उसके corresponding काम कब करना है मुझे, within 1 year, ठीक है। थोड़ा सा इस पॉइंट को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल पोजीशन पे स्टेटमेंट है। Some part of current asset is usually financed through short term sources, यानी current liability। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। कंपनी को क्या चाहिए, कैश चाहिए, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब कैश चाहिए, किस चीज के लिए, करेंट एसेट के लिए, ठीक है। लेकिन कंपनी को करेंट एसेट पे जो चीज चाहिए होता है उसका वो कुछ पार्ट कहाँ से, करेंट लायबिलिटी से कोप अप कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को करेंट एसेट मान लीजिए चाहिए 100 रुपया, ठीक है। अब उस करेंट एसेट में कुछ ऐसे हैं, करेंट एसेट जो 100 है हमारा, उसमें करेंट लायबिलिटी जो हमारा 40 आएगा, इनको पैसा कब देना है, इनको पैसा देना है विद इन 1 ईयर और इनसे पैसा आएगा विद इन 1 ईयर। यानी यहाँ पे कंपनी को पैसा अपना लगाना पड़ेगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं उधार मिल रहा है, यानी ये जो करंट लायबिलिटी है किसको फाइनेंस कर देगा, इसको, और बाकी 60 रुपया कंपनी के पास कैश होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए, ठीक। तो ये यही बात बोला, सम पार्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है कि सम पार्ट ऑफ करेंट एसेट इज यूजुअली फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, फॉर एग्जांपल करेंट लायबिलिटी, यानी जो शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए जो मुझे कहाँ लगाना है, जो मुझे लगाना है करेंट एसेट में, वो कहाँ से हो जाएगा, वो कुछ करेंट लायबिलिटी से सोर्स हो जाएगा, ठीक है। द रेस्ट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। रेस्ट वाले पैसे को क्या बोलते हैं हम, वर्किंग कैपिटल। और यही वर्किंग कैपिटल मेनली मुझे चाहिए होता है। कंपनी को देखिए, जो 100 में से मैंने माइनस किया 40, तो ये क्या बचा, 60। कंपनी को जो 100 रुपया इन्वेस्ट करना है करेंट एसेट में, जो पैसा लगाना है, उसका तो 40 रुपये वो कहाँ से लगा लेगी, करेंट लायबिलिटीज। बाकी जो 60 है उसके लिए उसको सोचना है, ठीक है। और इसके लिए जो भी वो सोर्स, ये बैंक से लोन ले या जो भी करे, ठीक है, या उसका ऑलरेडी शेयर से पैसा बचा हुआ उसको यूज करे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। दस नेट वर्किंग कैपिटल में बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ, ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन से फैक्टर हैं जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी मतलब किस सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल कितना होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पॉइंट देखते हैं। पहला हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, यानी क्या नेचर है हमारे बिजनेस का। नेचर दो तरह का हो सकता है, या तो ट्रेडिंग होगी या मैन्युफैक्चरिंग होगी। ट्रेडिंग के केस में कम होता है क्योंकि पैसा कंपनी को
कंपनी लोअर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, जो ट्रेडिंग होता है वो लो ऑपरेशन, लोअर लेवल पे ऑपरेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब अगर मेरा ट्रेडिंग होगा तो वो कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा होगा। सेम सिचुएशन वहाँ भी हुआ था फिक्स्ड कैपिटल के केस में कि अगर ट्रेडिंग है तो कम फिक्स्ड कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग है तो हाई, ठीक है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि वहाँ पे वही था और यहाँ पे भी है, सेम ही है दोनों जगह, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर चाहे वो कैपिटल फिक्स कैपिटल हो और चाहे वो वर्किंग कैपिटल, दोनों ज़्यादा हो। अगर ट्रेडिंग है तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों कम हो। The basic nature of business influences the amount of working capital required. A trading organization usually needs a smaller amount of working capital compared to manufacturing organization. यही पॉइंट अभी मैंने बताया था. This is because there is usually no processing. प्रोसेसिंग करने पे कोई कॉस्ट इंकर नहीं करना पड़ता. इस पॉइंट को मैं आगे ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा भी, रुक जाइए. Therefore, there is no distinction between raw material and finished goods. Sales can be effected immediately upon the receipt of material. जैसे ही सामान मिला, सिंपल सा भी पहले बोल के समझा दे रहा हूँ. ट्रेडिंग में क्या होता होगा, सामान परचेज किया, कुछ दिन रखा और फिर बेच देते हैं. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं. पहले WIP होता है, फिर फिनिश गुड्स होता है, फिर कुछ दिन स्टॉक में रहता है, फिर सेल होता है. यानी इसका जो साइकिल ऑफ ऑपरेशन है वो ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का, इसीलिए वहां पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, ठीक. In a manufacturing business, however, raw material needs to be converted into finished goods before any sales becomes possible. Other factors remaining the same, a trading business requires less working capital. Similarly, service industry, which usually do not operate to maintain inventory, require less. अगर कोई मेरा बिजनेस अगर सर्विस सेक्टर में है तो फिर सर्विस सेक्टर में कोई स्टॉक मेंटेन करना नहीं पड़ता, तो यानी पैसा कम लगेगा. स्टॉक मेंटेन करने का मतलब क्या है, स्टॉक जो हम लगाते हैं, स्टॉक में पैसा जो लगता है हमारा, वो स्टॉक क्या है, करेंट एसेट. यानी ओवर आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कब, जब स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, यानी रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ये सब, ठीक है. अच्छा, ऊपर हमने वो पॉइंट छोड़ा था, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, बस रीडिंग ही डालना है, ये वाला जो बॉक्स है, ठीक. वर्किंग कैपिटल पोजीशन, इट इज बेटर अ रैदर ग्लैमरस it's been a rather glamorous 18 months with sales just huge, says CFO of PT Astra International. ठीक है. The US $4 billion in sales Indonesian automaker. Indonesia was on the growth path again, and a new breed of consumer was eager for first vehicle motorcycle as well as extra mode premium brand of Hondas and Toyotas. ठीक है. And one of the most beautiful part of the proposition was that working capital management seems to be taken care of itself. Depending upon the business and counting trade receivables only, we had between 8 and 19 days working capital. ठीक है. Which was manageable given the company's steady growth. One of the reasons that working capital had not expanded at the rate of business was inventory, or rather than dearth of it. We were in a market that responded very strongly to new products, said the manager, and the pre-sales of product were very high. We had advanced orders from 4 to 6 months with deposits paid, and this helped our cash position. देखिए होता क्या है ना, ये ओवरऑल अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बता रहे कि कितना हमारा अच्छा था. फॉर एग्जांपल, ये क्या करते थे, इनके पास ऑर्डर एडवांस में कितना आता था, 4 से 6 महीने पहले ही ऑर्डर आ जाता था सामान देने के लिए. और होता क्या था, ये डिपॉजिट ले लेते थे. डिपॉजिट ले लिया यानी कि 4 से 6 महीना केवल इनका ही पैसा नहीं लगा, ऑलरेडी इन्होंने डिपॉजिट ले लिया, तो वहां वाला पैसा यहाँ पे यूज कर लेते थे. तो ये सब कंडीशंस है कि इनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा था. बेस्ट ऑफ ऑल, as soon as a vehicle was off the assembly line, it was out to the dealer. We had low inventory cost. यानी जैसे ही सामान बना वो डीलर के पास भेज देते थे, इसलिए इन्वेंट्री पे यानी स्टॉक पे पैसा खर्च कम करना पड़ता है. यानी अगर स्टॉक मेरे यहाँ कम टाइम के लिए रहेगा, इसका मतलब कि मेरा कॉस्ट कम हो रहा है, ठीक है. And the product lines were as a reason that cash flow has, and the product lines were very easy to move. ठीक है. The salutary
role of banks in working capital management was a result of reason that cash flow had improved in his business. Better management was a result of banking competition that had allowed the company to move from traditional bankers, the state on in Indian institutions, to more competitive private institutions and pay फॉरेन बैंक्स दैट पार्टनर्स विद देम। यानी इन्होंने क्या किया, बैंकिंग के लिए जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट बैंक था उसको छोड़ के उन्होंने कोई प्राइवेट को ऑप्ट किया, ठीक है। दिस बैंक्स हैड इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, उनका टेक्नोलॉजी था अलाउइंग ए विजिबिलिटी ओवर कैश फ्लो अनहर्ड ऑफ फ्यू इयर्स अगो, और ये सब की वजह से इनका जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था वो अच्छा था, ठीक है। अगला है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी किस स्केल पे कंपनी ऑपरेट करी। अगर लार्ज स्केल है तो ज्यादा पैसा लगेगा और लो स्केल है तो कम लगेगा, ठीक है। फॉर ये ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन अ हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री और डेटर उसका रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, इसीलिए उसके पास वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि डेटर और इन्वेंट्री अफेक्ट करते हैं आपके करेंट एसेट को, ठीक है। सच ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कंपेयर टू दैट विच इज ऑपरेटिंग ऑन लो स्केल। अगला है हमारा बिजनेस साइकिल। देखिए बिजनेस साइकिल कितना होता है हमारे पास, जो बिजनेस साइकिल होता है मेनली 4 बोला जाता है। अगर ये ग्राफ है ऐसे कुछ बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। बिजनेस साइकिल के किस पड़ाव पे है आप, उस पर डिपेंड करता है कि आपका यानी कि आप अपने पूरे लाइफ के बूम फेज पे है या बियर फेज पे है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी अब ऊपर चढ़ रही है, यहाँ पे मैक्स है, ठीक है, यहाँ पे भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे कंपनी अब डिक्लाइन पे शुरू होगी, तो यहाँ पे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा, क्योंकि उनका सेल ज्यादा होगा, उनका डेटर ज्यादा होगा, स्टॉक ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये यहाँ पे भी कम होगा, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है क्या कि डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय द फर्म। इन केस ऑफ बूम पीरियड the sales as well as production are likely to be larger and therefore large amount of working capital is required. As against this, the requirement for working capital will be lower during the period when the company is going in, when the period of depression, as during that time the sales will be lower and ultimately data and stock will also be low, ठीक है। सीजनल फैक्टर, अगर सीजन है यानी कि ऑफ सीजन और ऑन सीजन, अगर ऑन सीजन है सेल ज्यादा है तो फिर ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मोस्ट बिजनेसेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल कोई आइसक्रीम से रिलेटेड कंपनी है तो विंटर में उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि उस टाइम उसका सेल ज्यादा होता है। मोस्ट बिजनेस हैव सम seasonality in their operations. In peak season, because of high level of activity, larger amount of working capital is required. As against this, the level of activity as well as the requirement for working capital will be lower during the lean season. Lean season और peak season. Lean यानी season है और on season है, lean peak season और lean season है off season, ठीक है। अगला हमारा प्रोडक्शन साइकिल। क्या है प्रोडक्शन साइकिल, यानी कि कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल क्या है, यही वाला मैं कब से बोल रहा हूँ कि आपको समझाने वाला हूँ। पहले मैं खुद से ग्राफ बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखते हैं, कब से मैं इसी ग्राफ को समझाने के लिए बेताब था। क्या बहुत पॉइंट में बोलता था ना, अच्छा समझाऊंगा बाद में, वो वही पॉइंट है। देखिए कंपनी करती क्या है, कंपनी सबसे पहले परचेज करती है रॉ मटेरियल, ठीक है। ये मान के चल रहा हूँ मैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। यहाँ पे वो भी बताऊंगी कि मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में भी जो मैंने बोला था कि बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हुआ हमारा, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज होने के बाद फिर वो प्रोसेसिंग में आ जाता है, तो पहले वो WIP बनता है, फिर WIP को फिर से प्रोसेस करके क्या, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो सामान बन रहा है वो इन बिटवीन है, यानी मशीन के अंदर ही समझिए, ठीक। मशीन के अंदर या मतलब प्रोसेस में, फाइनल फिनिश गुड्स बनने से पहले, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में कहीं पे है वो, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, फिर प्रोडक्ट हमारा फिनिश गुड्स बन गया, ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है, ये रॉ मटेरियल से WIP होने में मान के चलते हैं 5 दिन लग गया, ठीक। WIP से यहाँ पे पहुंचने में 5 दिन लग गया, ठीक। अब फिनिश गुड्स कुछ दिनों के लिए हमारा कहाँ पे मेंटेन होता है,
स्टॉक पे ऐसा तो है नहीं कि बस फैक्ट्री में जो जिसको परचेज करना है परचेजर खड़ा ही है कि बस आप फिनिश गुड्स निकल गया, आप मुझे सेल कर दीजिए, ऐसा नहीं होता। पहले इन्वेंट्री में जाता है, फिर ऑर्डर आएगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर इन्वेंट्री फिनिश गुड्स पहले इन्वेंट्री में जाएगा, इन्वेंट्री फिर सेल होगा, सेल होने में भी मान के चलिए 5 दिन लग गया, ठीक है। सेल होता है तो सेल से मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। फिर डेटर से बनने के बाद मेरा क्या हो गया, डेटर से पैसा रियलाइज होने में मान के चलिए 10 दिन लगा, यानी इतना दिन लग जाता है। यहाँ पे जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया पैसा, मान लीजिए 100 करोड़ यहाँ पे लगा कंपनी का, तो वो 100 करोड़ 5 दिन 10 दिन 5 दिन 5 दिन 5 दिन और 10 दिन, यानी इतना पॉइंट तक वो 100 करोड़ आपका इन्वेस्टेड ही है। तो यही बात हो रहा है कि कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल कितना बड़ा है, यानी ये नंबर ऑफ डेज कितने बड़े हैं, यानी कि एक बार पैसा रॉ मटेरियल में लगने से पहले वो कब कैश में कन्वर्ट हो रहा है, उसी टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे हम, प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कंटेक्स्ट भी बात कर लेते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे उसका, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का। जो हमारी ट्रेडिंग वाली होती है, ट्रेडिंग में क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होता है, WIP नहीं होता है, सीधे फिनिश गुड्स। तो वहां पे ये 10 और 5 दिन कम हो जाता है, सीधे फिनिश गुड्स आया, इन्वेंट्री कुछ दिन के लिए मेंटेन हुआ, सेल हो गया, यानी ये 15 दिन उसका कम हो गया। यानी अल्टीमेटली बोल सकते हैं कि द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी इज शॉर्टर एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दैट इज द रीजन व्हाई दे रिक्वायर लोअर ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, क्लियर। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन साइकिल होगा, जितना ज्यादा यानी जितना बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये वही बात बोला क्या कि प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। सम बिजनेसेस अच्छा, प्रोडक्शन साइकिल में ये बस यहीं से इन्वॉल्व करें कि जब रॉ मटेरियल परचेज हुआ और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे बस बात यही हो रहा है कि ये वाला जो टाइम है कितना बड़ा है, रॉ मटेरियल, हाउ मच टाइम इज रॉ मटेरियल टेकिंग टू कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। ऑल्दो ये तो इम्पैक्ट करेगा, ये भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ये सब भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन स्पेशली प्रोडक्शन साइकिल का ही बात हो रहा है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, some businesses have a longer production cycle while some have shorter. Duration and the length of the production cycle affect the amount of funds required for raw material and expenses. Consequently, working capital requirement is higher in firms with longer processing cycle and lower in shorter processing cycle, ठीक है। अगला है हमारा क्रेडिट अलाउड। फिर से देखिएगा ये वाला क्रेडिट अलाउड, यानी हमने क्रेडिट दिया है, हमने क्या किया है, क्रेडिट दिया है। क्रेडिट किसको देंगे हम जो क्रेडिट देते हैं वो देते हैं किसको, टू डेटर, यानी कि डेटर को जो पैसा हम दे रहे हैं वो कितने दिन तक दे सकते हैं, ठीक है। देखिए कंपनी, मैंने बात किया था कि अगर सेल कर रही है क्रेडिट पे तो ऑब्वियस मोस्ट प्रोबेबली है कि वो परचेज भी किस पे करती होगी, क्रेडिट पे, ठीक है, क्योंकि कंपनी भी कहीं से उधार परचेज करेगी तभी उधार बेचती है, नॉर्मली ये बोल सकते हैं। तो जो हमारा क्रेडिट अलाउड है, यानी कि हम जो डेटर को क्रेडिट दे रहे हैं, यानी कि डेटर से पैसा हम कितने दिन बाद मिलेगा, ये जितना ज्यादा होगा, हायर क्रेडिट अलाउड होगा, तो फिर यानी कि कंपनी का पैसा ज्यादा दिन का ब्लॉक हो गया तो फिर ज्यादा हायर फिर वर्किंग कैपिटल होगा, समझ गया। अगर क्रेडिट अलाउड ज्यादा होगा यानी ज्यादा दिन लगाएगा डेटर पैसा देने में, तो फिर हायर वर्किंग कैपिटल होगा, और लोअर होगा तो लोअर होगा। डिफरेंट फर्म्स अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर, दिस डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ कंपटीशन दैट अ फर्म फेसेस एज वेल एज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर ज्यादा है क्रेडिट अलाउड तो फिर ज्यादा हो जाएगा रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब ये बता रहा है कि मतलब कब ज्यादा रखते हैं कब कम, अगर ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है तो अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करने के लिए कंपनीज क्या कर सकती हैं, बोल देंगे क्रेडिट अलाउड
आपको ज्यादा दिन बाद भी पैसा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा है हमारा क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड, अब यहाँ पे क्रेडिट मुझे मिल रहा है, और जो क्रेडिट मिल रहा है वो किससे मिलेगा, ये होगा फ्रॉम क्रेडिटर। यानी अब यहाँ पे मैं डेटर बन गया, यानी मुझे क्रेडिटर को कितना दिन में पैसा देना है। तो ये जितना हायर होगा वो कंपनी के लिए बेटर है, क्योंकि हायर अगर होगा तो कंपनी को लेट भी पैसा दे सकती है, कंपनी लेट पैसा देगी यानी कि, ठीक है। तो हायर है तो फिर लो वर्किंग कैपिटल, और लोअर है यानी कम, बहुत कम गैप है पैसा देने में, तो फिर हाई वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे पैसा मेरा जा रहा है और क्रेडिट जो अलाउड है वहां पे पैसा आना है, ठीक है। होप समझ में आपको दोनों में डिफरेंस आ गया होगा। अगला देखते हैं ऑपरेटिंग। अच्छा ये पढ़ लेते पहले। जस्ट एज द फर्म अलाउज क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, इट ऑल्सो मे get credit from its supplier. To the extent it avails the credit on purchases, the working capital requirement is reduced. ठीक। अगला हमारा है ऑपरेटिंग इफिशियंसी, यानी कि कंपनी अपने ऑपरेशंस कितना इफिशिएंटली कर रही है, इफिशियंसी के साथ अपने ऑपरेशन को कर रही है। तो अगर इफिशिएंट है तो फिर कम लगेगा, इनएफिशिएंट है तो बर्बादी ज्यादा होगा तो फिर कॉस्ट ज्यादा लगेगा। Firms manage their operations with varied degree of efficiency. For example, a firm managing its raw material efficiently may be able to manage with a smaller balance. This is reflected in a higher inventory turnover ratio. Ratio chapter जो है accounting ratio आपका accounts में, उसमें यहाँ पे डील होगा, यानी कि inventory turnover ratio आपका क्या है। देखिए अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो फिर वो कंपनी के लिए यानी बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा उसमें, ठीक। सिमिलरली अ बेटर डेटर टर्नओवर रेशियो मे बी अचीव्ड रिड्यूसिंग द अमाउंट टाइड अप इन रिसीवेबल्स। बेटर सेल्स एफर्ट्स may reduce the average time for which my finished goods inventory is held. Such efficiencies may reduce the level of raw materials, finished goods and debtors, resulting in lower requirement of working capital. Availability of raw material. अगर कंपनी को ये बात पता है, ये इतना इजी मत लीजिएगा अवेलेबिलिटी को, आप सीधे मत बोलिएगा पैसा रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो कम होगा या ऐसा कुछ, ठीक है। अगर कंपनी को रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, उसको पता है कि जब भी ऑर्डर करेंगे उसके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा, दैट मीन्स द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पाइल अप स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि कंपनी को फिर चिंता नहीं है, जब ऑर्डर होगा तब आ जाएगा, ठीक है। तो फिर कंपनी को ज्यादा स्टॉक में नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए मुझे पता है कि कोई सामान है नहीं, तो लोग क्या करते हैं कि पाइल अप कर लेते हैं, स्टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, फिर पैसा खर्च हो जाएगा उसका, ठीक है, यानी ब्लॉक हो जाएगा, खर्च क्या बोले। इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल फ्री, यानी जब चाहिए तब मिल जाएगा, तो लोअर स्टॉक लेवल में भी सफिश, ठीक है, यानी कि फिर कंपनी लोअर स्टॉक लेवल के साथ भी काम कर सकती है। इफ हाउएवर रॉ मटेरियल डू नॉट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि अब तब फिर यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि जब ऑर्डर करेंगे तब मिलेगा, है तो भाई ले लो, क्योंकि अगली बार कब मिलेगा पता नहीं, तो इस केस में फिर मुझे हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। इन एडिशन द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर और एक्चुअल रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि देखिए होता क्या कि अगर मैंने आज ऑर्डर किया तो जरूरी नहीं कि सामान आज ही आ जाएगा, यहाँ पे कुछ गैप होता है। आप थोड़ा बड़े स्केल पे सोचिए, आप छोटे स्केल पे सोचेंगे तो फिर वो तो हाथों हाथ ही आ जाता है, अभी ऑर्डर करो शाम तक पहुंचा देगा, ठीक है। लेकिन अगर बड़े स्केल पे सोचिए तो फिर आज ऑर्डर करेंगे तो 15-20 दिन बाद आएगा, तो ये जो ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट पे जो ये गैप है, इस गैप अगर ज्यादा गैप है तो हायर रिक्वायर्ड है, क्योंकि मुझे उतना दिन मेंटेन करना पड़ेगा, उतने दिन का स्टॉक देख के चलना पड़ेगा, और लोअर है तो फिर लो भी होगा, मतलब वर्किंग कैपिटल फिर कम ही चलेगा, ठीक है। लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड एंड लार्जर शैल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। अगला है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है तो फिर ज्यादा लगेगा। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर, इट विल रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल सो दैट इट इज एबल टू मीट हायर प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट विद एवर रिक्वायर्ड। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर मेरा कंपटीशन ज्यादा है तो फिर स्टॉकिंग ज्यादा करना पड़ेगा फिनिश गुड्स, ठीक है। अर्जेंट ऑर्डर
मीटअप करने के लिए, क्योंकि मुझे कंपटीशन ज़्यादा है, मुझे अपने कंपटीटर को हमेशा एक्सेल करना है, उससे आगे रखना है अपने आप को। तो हो सकता है कि मेरा एक ये हो कि मैं ऑर्डर आया और वैसे ही फुलफिल कर दूं अर्जेंटली, इसके लिए मुझे स्टॉक अप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अर्जेंट ऑर्डर फुलफिल कर दूंगा तो ओवरऑल कस्टमर पे इम्पैक्ट मेरा गुडविल बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं अपने स्टॉक को हमेशा ज़्यादा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि अर्जेंट ऑर्डर आया तो उसको मैं फुलफिल कर दूंगा। दिस इंक्रीजेस दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और स्टॉक पाइल अप करना है तो फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बढ़ जाएगा। कंपटीशन में आल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स। आगे बात हो गया था कि अगर कंपनी क्या करती है, अपने कंपटीटर से आगे होने के लिए क्रेडिट अलाउड बढ़ा देती है, ठीक है। इन्फ्लेशन विद राइजिंग प्राइसेस लार्जर अमाउंट इज रिक्वायर्ड इवन टू मेंटेन द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। अगर इन्फ्लेशन है तो फिर आज जो सामान है वो नेक्स्ट ईयर मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर उसका दाम बढ़ जाएगा। यानी अगर इन्फ्लेशन है तो डे बाय डे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। द वर्किंग capital required of a business thus becomes higher with higher rate of inflation. It must however be noted that an inflation rate of 5% doesn't mean that every component of working capital will change by the same percentage. The actual requirements shall depend upon the rate of prices change of different component. Example, raw material, finished goods, labor. Finished goods, अब अगर मैं बोलूँ कि इन्फ्लेशन का रेट ये है तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे बिजनेस को चलाने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए सबके लिए वो हो। जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो एवरेजली कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। फिनिश गुड्स एज वेल एज देयर प्रोपोर्शन इन टोटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाके चैप्टर हो गया हमारा खत्म। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे हो गया खत्म हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एज यूजुअल। जो मैंने बात किया था कि सिलेबस से हमेशा हम मैच करते हुए चलेंगे, तो यही आपका सिलेबस है, मैच कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया और कुछ छूट तो नहीं गया या कुछ एक्सेस तो नहीं पढ़ लिया। कंसेप्ट, रोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा हो गया। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन और डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सारा हमने डिस्कस कर लिया है। अगला है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, जिसमें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन, इसका मीनिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ लिया हमने। डिस्कस द 3 फाइनेंशियल डिसीजन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। अगला है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस पढ़ लिया हमने। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगला है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, concept and factors affecting capital structure, understand the concept of capital structure and describe the factors determining the choice of an appropriate capital structure of a company। ये भी हो गया हमारा, ठीक। कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, दो चीज, उसका कंसेप्ट क्या हो और कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो अभी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या बात हुआ था, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल और डिस्क्राइब द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। यानी जो हमने पढ़ा वही जरूरत भी था, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे देख लेते हैं और क्या बात करा, की टर्म्स। इसी में जो अभी हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, यहाँ तक, इसके बाद आगे ये क्या बात कर रहा है, की टर्म्स क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। की टर्म्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल डिसीजन हो गया, वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहने का मतलब कि कंपनी के पास इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करा है, मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, यानी इक्विटी शेयर होल्डर पर शेयर उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास फिक्स्ड जैसे मतलब डिवेंचर्स बढ़ाने से, ये कौन सा सिचुएशन होता है, फिर से मैं बता दूं, जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। बस बताया नहीं था, दिस इज द सिचुएशन ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, हमने ये पढ़ा ही नहीं था, इसलिए हमसे छूट गया था हम लोगों से, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जब कंपनी जिस रेट से डिवेंचर्स
कोई इंटरेस्ट दे रही, उससे अगर ज्यादा कमा रही है तो कंपनी का जितना ज्यादा डिवेंचर होता था उतना ज्यादा ही उसका क्या हो जाता था, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। तो वही होता है हमारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, जब कंपनी बढ़िया सिचुएशन में यानी व्हेन इट इज अर्निंग मोर रिटर्न एज कंपेयर टू what it is paying on debts, at that time the EPS increases। वही होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे पढ़ते हैं। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो गया। फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ लिया था, सारा खेल इसी का है। डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, समरी पढ़ लीजिएगा खुद से, और सारा कवर्ड है, बस हेडलाइन हेडिंग्स देख ले रहा है। पहला बिजनेस फाइनेंस हो गया, दूसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स हो गया, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल हमारा हो गया। अब आया यहाँ पे एक्सरसाइज शुरू हुआ, यानी क्वेश्चन शुरू हुआ। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, सारा ही किया हुआ है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट हो कोई भी क्वेश्चन करने में, या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया और आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ा हो तो आप लाइक करिएगा। मैं ये बिल्कुल बोल रहा हूँ, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी जरूर करिएगा, उससे भी मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे अच्छा करना। और डिसलाइक करने के बाद ये जरूर बताइएगा कि किस पॉइंट की वजह से आपने डिसलाइक किया है कमेंट में। ठीक है, अच्छा, और मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।